हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगति डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 48 नंबर वाला टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है जो आपको ऐप पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। इसमें जीके के 15 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्यूशन आज यूट्यूब के चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सभी से पहले दोस्तों लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें, प्रश्न पढ़ें तथा प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज का आपकी क्लास में क्या है। पहला प्रश्न पूछा है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या पूछी। पहले उच्च न्यायालय थे 24, वर्तमान में देखा जाए तो 25 उच्च न्यायालय है और भारत का पहला उच्च न्यायालय आपके कलकत्ता है और सबसे नवीन उच्च न्यायालय आपके आंध्र प्रदेश वाला है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न संख्या पहले में आंसर हो जाएगा हमारा 25। 25 हमारा आंसर करेक्ट होगा। नवीनतम उच्च न्यायालय, यह भी पूछ लिया जाएगा कभी आपसे, तो इसको भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का है, अमरावती आंध्र प्रदेश। ओके, ये आपका नवीनतम होगा। और दूसरा है आपके भारत का प्रथम उच्च न्यायालय, तो दोस्त हो जाएगा आपके कलकत्ता। आंसर करेक्ट, कलकत्ता। उस समय दोस्तों न्यायालय आपके कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 जगह अवस्थित थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके करेक्ट आंसर। 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में अवस्थित है। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी न्यायाधीशों की संख्या है, कितने न्यायाधीश होंगे। तो उसमें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा और अन्य न्यायाधीश कितने होंगे भैया, 33 होंगे। तो कुल मिलाकर 34 हो जाएंगे। 34 देखते हैं, 34 यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है, तो हम आंसर अभी 34 बना देते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो 34 आंसर आपका करेक्ट होगा। 34 न्यायालय यानी कि 33 प्लस 1, 33 तो आपके अन्य न्यायाधीश है और एक आपके मुख्य न्यायाधीश है। ओके दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि रिटायरमेंट वो कब ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो रिटायरमेंट होता है या सेवानिवृत्त कितने वर्षों में ले सकते हैं। तो दोस्तों 65 वर्षों में वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 65 ईयर्स। ठीक है, 65 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 4, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के किसी भी कोने में किसी भी उच्च न्यायालय हो, कहीं पर भी हो, जहां पर न्यायाधीश की शपथ ग्रहण का सवाल आए, तो न्यायाधीश के शपथ ग्रहण या नियुक्ति दोस्तों आपके राष्ट्रपति ही करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी जगह राष्ट्रपति ही आपके क्या करेगा भैया, शपथ दिलाने का कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों क्या पूछा था कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितने सालों में आपके सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे 65 वर्ष में हुए थे। अब पूछा है हमसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो प्रत्येक राज्य में जो हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट के जो आपके सेवानिवृत्त होने की जो बताई गई है आयु सीमा, वो आयु सीमा 62 वर्ष है। 62 वर्ष के बाद उनको सेवानिवृत्त होना पड़ता है। चलिए
प्रश्न संख्या 6, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। अब देखो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा है, तो लोकसभा तो है जो है वो दोस्त आपके निम्न सभा कहते हैं इसे, या अस्थायी सभा कहते हैं। और लोकसभा के कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्ष होगा, और राज्यसभा का कार्यकाल तो उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, और उसका 6 वर्ष होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 7, राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा भैया, राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राज्यपाल राज्यों में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए भैया ओके। प्रश्न संख्या 8, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है। तो दोस्तों दो मीटिंग होती है, 2 सदन होते हैं, 2 सदनों के बीच का अंतराल पूछा हमसे। तो अंतराल कितना होगा भैया, 6 महीनों का अंतराल होता है। 6 महीनों से पहले आप संसद नहीं बैठा सकते। ठीक है, और तो संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है, तो 6 माह का अंतराल होगा। 6 माह का अंतराल अधिकतम हो सकता है। 6 माह के बाद आप सदन नहीं बैठा सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं अगली। प्रश्न संख्या 9, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। तो दोस्तों जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं वही आपके होंगे, कौन होंगे, वो आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक भी कहलाते हैं। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित सवाल है तो क्या आ जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएंगे हमारे ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो दोस्तों आपके सामने 2 सवाल आएंगे। महावीर स्वामी ने आपके जो उपदेश दिए थे वो एक तो आपके प्राकृत भाषा थी, ये जब ऑप्शन आए ये तो आपका 100% करेक्ट है, जब परंतु ये ना आए तो अर्ध मगधी याद रखना, अर्ध मगधी भाषा में आपके महावीर स्वामी ने क्या दिए थे भैया, उपदेश दिए थे अपने। ठीक है, और उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। किन्होंने, आपके गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे, और महावीर स्वामी ने आपके दिए थे अर्धमगधी या प्राकृत। अर्धमगधी से ही आपके वर्तमान की जो हम हिंदी बोल रहे हैं ये आपके अर्धमगधी का ही पार्ट है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। प्रथम शिष्य कौन था भैया, उनका जवाई था। ठीक है, उनका दामाद कौन था भैया, जमाली इनका दामाद था। इनकी पत्नी का नाम था अन्नोजा या प्रियदर्शनी। ठीक है, और ये बेटी किसकी थी, तो ये बेटी थी आपके महावीर स्वामी की बेटी थी, और ये महावीर का दामाद था। महावीर के दामाद थे। प्रश्न क्या आएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन हुए, या महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन हुए, तो आपके जमाली होगा। ठीक है, ओके। अन्नोजा, ये अणोजमा लिखा है ना, ये अन्नोजा है। अन्नोजा आपके उनकी पुत्री थी महावीर स्वामी की, और गौतम बुद्ध के पुत्र हुआ था, इनकी पुत्री हुई थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, इनके पुत्री का नाम अन्नोजा था। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न क्या पूछा है भैया, प्रश्न पूछा है आपसे, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया। ठीक, तो दोस्तों जजिया कर की शुरुआत भारत में मोहम्मद बिन कासिम के समय से हो जाती है, और दोस्तों परंतु वो गैर मुस्लिम जितने भी थे उन सभी पर वो लगाता है क्या, जजिया कर लगाता। परंतु बाद में हम जाएंगे तो दोस्तों आपके फिरोज शाह तुगलक हुए एक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया भैया, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर पृथक रूप से जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह ने। बाकी पुराने जमाने में जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, ब्राह्मण थे, उन पर
नहीं लगाए जाते थे जजिया कर। ठीक है, जजिया कर का अर्थ क्या है? जजिया कर दोस्तों आपके हो जाएगा मतलब गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम जैसे कि वर्तमान में हिंदू जितने भी है वो जजिया कर देंगे, और मुस्लिम जितने भी थे वो कौन सा कर देते थे? वो जकात देते थे। कौन सा कर देते थे? जकात। ठीक है, जकात मुस्लिम समुदाय के लोग देते थे और जजिया आपके हिंदू समुदाय के लोग देते थे, या गैर मुस्लिम जितने भी थे, चाहे हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो, वो जजिया देते थे। प्रश्न संख्या पूछा है 13, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1895, 1900 या 1947? तो भारतीय सेना की स्थापना दोस्तों इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट डेट कौन सी है? तो ये है हमारी, यानी कि 1895 में आपकी भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है? तो दोस्तों भारतीय सेना यानी कि थल सेना की कितनी कमान कार्यरत है? तो कमान आपके 7 कमानें कार्यरत है। ठीक है, एक तो आपके हो जाएगी उत्तरी, एक आपके हो जाएगी दक्षिणी, एक आपके हो जाएगी पूर्वी, एक आपके हो जाएगी पश्चिमी, एक हो जाएगी उत्तर पश्चिमी, एक हो जाएगी आपके एक उत्तर पश्चिमी, एक दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी वो सैनिक आपके प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी आपकी कमानें हो जाएंगी। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 48 नंबर की ये आपके श्रृंखला है। ठीक है, चलिए प्रश्न 15, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय दोस्तों कलकत्ता में है। ठीक है, पश्चिमी कमान का मुख्यालय आपके चंडीगढ़ में है, और उत्तरी कमान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो उत्तरी कमान का मुख्यालय आपके है भैया, आपके उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है, और दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है। इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो भारतीय सेना की पूरी कमान का मुख्यालय आपके हो जाएगा कलकत्ता। ओके डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए भैया ये लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन तो यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।